नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आनंद दुबे और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। जैसा कि आप सबको थंबनेल में ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज बिना देर किए आज हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है गुपकार डिक्लेरेशन। गुपकार डिक्लेरेशन का नाम मैंने एक साल पहले ही सुना था, लेकिन मैंने इस पे कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर रिसेंट में ही गुपकार डिक्लेरेशन 2 का काफी जोरों शोरों से मीडिया में देखने को मिल रहा है। तो मैंने भी इस पे थोड़ी रिसर्च की, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप सबको पहले से ही पता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा दिया। इसके वजह से वहां की जो पार्टियां थी उनके बीच काफी ज्यादा ही निराशा हो गई और काफी ज्यादा ही क्रोध उत्पन्न हुआ। इसका मेन कारण ये था कि उनके जो लूटपाट मचा के रखा था उन्होंने जम्मू कश्मीर में, आम आदमी को जो परेशान करके रखा था, इसके वजह से उनका वो हक छिन गया। ठीक इसके एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त 2019 को वहां की 6 बड़ी पार्टियां जो कि जम्मू कश्मीर में अपने अपने हिसाब से राज्य कर रही थी, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, उन लोगों का जो उसमें थे 6 पार्टियां, वहां की 6 प्रमुख पार्टियां, जिसमें से कांग्रेस, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, सीपीआईएम, जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन 6 पार्टियों के प्रमुख लीडर्स इन्होंने फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान जो कि गुपकार रोड पे स्थित है, वहां पे इन लोगों ने मीटिंग रखी। मीटिंग का डेट जो फिक्स किया गया वो था 4 अगस्त सन 2019। उसमें इन्होंने 370 और 35A को लेके काफी कुछ चर्चाएं की। इन चर्चाओं में ये प्रमुख रूप से था कि इसके विरोध में, मतलब इसके सपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी चीजें कही और एक रिजोल्यूशन पास किया जिसका नाम उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन रखा। लेकिन ठीक इसके एक दिन बाद ही भारत सरकार ने उनके सारे किए कराए पर पानी फेरते हुए वहां से 370 और 35A को निरस्त कर दिया। यो भी पूरी तरह से संविधान के अनुरूप होके। वहां पे लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में काफी चर्चाएं हुई। बाद में एक बिल पारित किया गया और उसके बाद वहां पे 35A और 370 को हटा दिया गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि वहां पे इन पार्टियों के बीच खलबली मच गई। अब भारत सरकार को पहले से इस चीज का आभास था कि वहां पे 370 और 35A के हटाने के बाद वहां कुछ ना कुछ उथल पुथल होगी। इस कारण वहां के जो प्रमुख लीडर्स थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे उनके पुत्र हों, चाहे वो पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती हों, इन सबको नजरबंद कर दिया गया। साथ ही साथ वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहां पे कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पे उस समय अमरनाथ यात्रा चल रही थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया। इसी के साथ साथ वहां पर बहुत सारे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई जिससे वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी के साथ वहां पे इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया और ये काफी समय तक चलता रहा। लेकिन आज के समय में इसके 1 साल बाद अचानक से इसका नाम फिर से क्यों आया? नाम आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जल्द में ही फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को, जो कि जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझते थे, इन्हें नजरबंद से आजाद कर दिया गया। इन्होंने फिर से अपनी आदत के अनुरूप सारी पार्टियों को एकत्रित किया और 24 अक्टूबर सन 2020 को इन्होंने फिर से फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान पर एक मीटिंग रखी और वहां पे एक रिजोल्यूशन पास किया। और उन्होंने जो गुपकार रिजोल्यूशन था या गुपकार डिक्लेरेशन था, उसका नाम बदलकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उसका नाम चेंज किया और उसमें प्रमुख रूप से उनका कहना था कि 35A और 370 को फिर से लागू किया जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में होने वाले सभी के सभी इलेक्शंस को बायकॉट करने की भी धमकी दी। उनका कहना है कि हम तब तक इलेक्शन यहां पे नहीं लड़ेंगे जब तक 370 और 35C को पूरी तरह से फिर से लागू नहीं किया जाए। और उनका यह भी कहना है, जो कि 5 अगस्त सन 2019 को जब 370 और 35A को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और
एक का नाम लद्दाख रखा गया और दूसरा का नाम जम्मू कश्मीर। इस चीज से वो और भी ज्यादा परेशान है। उनका कहना है कि इन दोनों राज्यों को फिर से एक में समावित किया जाए और जिस तरह से पहले था उसी तरह से किया जाए। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादा से ज्यादा जो भी कानून है, जो भी वहां की देखभाल करने का तरीका है, जो भी पावर्स हैं, सेंट्रल ने अपने हाथ में ले रखा है। वहां पे रोशनी एक्ट जैसा इन लोगों ने करके रखा था, रोशनी एक्ट बनाया हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग बेतहाशा बेईमानी करके सरकारी जमीनों को हड़प रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उसको भी निरस्त कर दिया गया। कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा उसको निरस्त करा दिया गया। लेकिन इन सब चीजों से ये काफी परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना है। इस वजह से इन्होंने फिर से अपना गठबंधन बनाया है। और मजे की बात है ये सबसे दुख और तकलीफ देह बात है कि इन सब में कांग्रेस पार्टी, जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, वो भी उनका उतना ही साथ दे रही है। वहां पे जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस की सरगना है, वहां पे रहने वाले हैं, जो वहां के लीडर्स हैं, उन्होंने 24 अगस्त सन 2020 को इस जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने उनका सिग्नेटरी बने और उन सब ने जो मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वहां पर भी वे थे। उनका कहना है कि खास करके महबूबा मुफ्ती का कि वो भारत के तिरंगे को तब तक सम्मान नहीं देंगी जब तक जम्मू कश्मीर का फ्लैग जो था वो फिर से नहीं आएगा। अब दो निशान दो विधान तो अपने यहाँ पे है नहीं, अपने यहाँ पे एक निशान एक विधान है। अगर देश एक है तो फ्लैग भी एक होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कुछ स्टेट्स हैं जो अपने फ्लैग रख सकते हैं, लेकिन जब तिरंगे की बात आती है तो उसके सामने कोई भी फ्लैग नहीं होता, तिरंगा सबसे ऊपर रहता है। इसलिए तो कहा जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यही फारूक अब्दुल्ला हैं जो आज जम्मू कश्मीर का रोना रो रहे हैं। यही कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि हम चीन की मदद लेंगे जम्मू कश्मीर में 35A और 370 को लागू करने के लिए। उनको कौन समझाए कि चाइना खुद से ही परेशान है। चीन यहां पर अपने सॉफ्टवेयर्स, अपने एप्लीकेशन लागू नहीं करवा पा रहा है, वो 35A और 370 क्या लागू करवा पाएगा। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो कितनी अच्छी हैं कि इनकी मांगों का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है। अब आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि इनका जो मांग है या इनकी जो भारत सरकार पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की चेयरपर्सन है फारूक अब्दुल्ला और इसकी वाइस चेयरपर्सन है महबूबा मुफ्ती। तो आप समझ सकते हैं कि अलायंस किस तरह का होगा। ये छह पार्टियां किस तरह से ग्रुप बना के और भारत सरकार को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं या कर रही हैं। इसमें किसी और पार्टियों से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सब जम्मू कश्मीर से आते हैं और वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, ना कि वहां के आम जनता के बारे में। लेकिन तकलीफ ये तब होती है या पीड़ा तब होती है जब कांग्रेस भी उनका साथ देती है। अब आज सवाल उठता है कि कांग्रेस से सवाल कौन पूछे। कांग्रेस से सवाल पूछने के लिए सबसे पहले तो आना चाहिए जो कांग्रेस में खुद है, वहां के लीडर्स हैं, उनको अपने नेताओं से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरा, उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्हें अपने नेताओं से इस सवाल को बार बार पूछना चाहिए कि आपको ये अधिकार किसने दिया है। जो संविधान में बन के कानून बन गया है उसके खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं। वहां की आम जनता की भलाई के बारे में क्या कोई नहीं सोच रहा है। वहां पे बिजनेसेस आए, वहां पे डेवलपमेंट हो, वहां पे रोजगार मिले। जम्मू कश्मीर के जो आम नवयुवक है, वहां के नवयुवक है, वो रोजगार के लिए कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई क्यों जाएं? उनके यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं हो सकती? क्या वो पूरी जिंदगी सिर्फ सेब और इसके केसर के बूते ही अपना सब कुछ करते रहेंगे? क्या उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या वहां पे बिजनेसेस होने का अधिकार नहीं है? क्या भारत की जो अन्य राज्यों के लोग रहने वाले हैं वो जम्मू कश्मीर ना जाए वहां? इसलिए जनता को सवाल पूछना चाहिए, अपनी सभी पार्टियों से पूछना चाहिए, बीजेपी से, कांग्रेस से, कोई भी पार्टी हो, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप भी सवाल पूछिए, प्लीज कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।